हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन को। ये जो मेथड है, यह मेथड फॉर द प्लांट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, मेथड्स फॉर द प्लांट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग डायरेक्ट मेथड को पढ़ लिए थे, जिसको हम लोग वेक्टरलेस जीन ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। इसमें फिजिकल और केमिकल मेथड आते हैं, जिनको हमने डिटेल से पढ़ लिया है। अगर आप इनका वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है बायोटेक्नोलॉजी के नाम से, आप जाकर देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगे। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट मेथड या वेक्टर मेडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इसके अंतर्गत हम लोग एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेथड ऑफ जीन ट्रांसफॉर्मेशन। जीन ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड ये दो होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को हमने देख लिया है, इनडायरेक्ट आज हम लोग देखेंगे। ऐसा मेथड जिसमें हम जीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किसी वेक्टर का यूज करते हैं, तब उसको हम लोग इनडायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट हम लोग जीन को नहीं डालते किसी सेल में, बल्कि हम लोग यहाँ पे वेक्टर का यूज करते हैं, तब इसको हम लोग इनडायरेक्ट कहते हैं या वेक्टर मेडिएटेड कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन, इस मेथड में फॉरेन जीन को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के टीआई प्लाज्मिड में जोड़ दिया जाता है। इस मेथड में हम लोग जो फॉरेन जीन होता है उसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के टीआई प्लाज्मिड के साथ जोड़ देते हैं, जिससे जब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस अपना टीडीएनए प्लांट में ट्रांसफर करता है, तब हमारा फॉरेन जीन ट्रांसफर हो जाता है। हमने क्या किया है, फॉरेन जीन को टीआई प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया है। इससे क्या होता है कि जब एग्रोबैक्टीरियम अपना टीडीएनए प्लांट में डालता है तो उसके साथ साथ हमारा फॉरेन जीन चला जाता है। इसको डायग्राम से समझेंगे, अभी सिर्फ थ्योरी देखिए। क्योंकि हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन के टीडीएनए के स्थान पर अपना फॉरेन जीन जोड़ देते हैं, अतः फॉरेन जीन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। यह एक नेचुरल जीन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। चलिए इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, ये है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस और ये एक प्लांट सेल है। जब भी किसी प्लांट में या प्लांट सेल में वाउंड होता है, यानी घाव लग जाता है या चोट लगता है, तब एग्रोबैक्टीरियम वहां पे टीडीएनए ट्रांसफर करता है। जैसे आप मान लो इस वाले प्लांट सेल में घाव लग गया, तो क्या होगा, इस प्लांट सेल में से कुछ फिनोलिक कंपाउंड रिलीज होते हैं, उनको बोला जाता है एसिटोसिरिंगोन। ये जो एसिटोसिरिंगोन है, इनको सेंस करता है ये बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। अब इनको सेंस करेगा और ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है वो जाता है किसके पास? प्लांट के पास। अब प्लांट के पास ये बैक्टीरिया आने के बाद इसके पास एक अपना डीएनए होता है जिसको हम लोग क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं, और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं। इस प्लाज्मिड को हम लोग टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। टीआई प्लाज्मिड में एक रीजन होता है टीडीएनए रीजन। जैसे आप देख सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक का रीजन को हम लोग बोलेंगे टीडीएनए रीजन। ये जो ब्लू कलर में अलग रीजन दिखाया गया है, इतने रीजन को हम लोग बोलते हैं टीडीएनए रीजन। तो जब भी प्लांट में घाव लगता है, एग्रोबैक्टीरियम प्लांट के पास जाकर अपना टीडीएनए को प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर देता है। अब टीडीएनए प्लांट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, तो टीडीएनए प्लांट में जाकर प्लांट के डीएनए के साथ जुड़ जाता है। और टीडीएनए में ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, ओपाइन के जीन होते हैं, जिससे ऑक्जिन और साइटोकाइनिन भर भर के बनने लगते हैं टीडीएनए के एक्सप्रेशन से। और साइटोकाइनिन और ऑक्जिन ज्यादा बनेंगे तो सेल डिवीजन ज्यादा होगा। सेल डिवीजन ज्यादा होने के कारण जहां पर घाव लगा होता है प्लांट में, वहां पर इस तरीके से गांठ बन जाता है। सेल ज्यादा बनते हैं जिस कारण से गांठ बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज। ठीक है, तो ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस हैं, ये वाउंडेड प्लांट में जाते हैं, मतलब घाव लगे प्लांट में या चोट लगे प्लांट के पास, और उसमें अपना टीडीएनए ट्रांसफर करते हैं, जिससे वहां पे गांठ नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस होते रहता है एग्रोबैक्टीरियम और प्लांट के बीच। तो हम लोग क्या करते हैं एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, ये जो टीडीएनए है ना, इस टीडीएनए को यहाँ से काट कर निकाल देते हैं, और इस टीडीएनए के जगह पर हम लोग डिजायर जीन को जोड़ देते हैं। जो जीन हम लोग यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं, बाहरी डीएनए को, फॉरेन डीएनए को यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम को पता नहीं चलता कि ये उसका टीडीएनए नहीं है। एग्रोबैक्टीरियम को लगता है कि वो
अपना डीएनए ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जुड़ा होता है फॉरेन डीएनए जो ट्रांसफर हो जाता है प्लांट के अंदर। ठीक है, इस तरीके का मेथड हम लोग यहाँ पे अपनाते हैं, तो इसको बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। चूंकि हम लोग यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस की सहायता से जीन को ट्रांसफर करेंगे, इसलिए पहले हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। नॉर्मल सॉइल बैक्टीरिया होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नॉर्मल सॉइल बैक्टीरिया है। यह बैक्टीरिया क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है, ये जो है क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है। मोटाइल बैक्टीरिया है, यानी कि चलायमान है, मूव कर सकता है। फाउंड इन राइजोस्फीयर, राइजोस्फीयर में पाया जाता है। हैविंग टीआई प्लाज्मिड, इनके पास टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। टी डीएनए पाया जाता है, टीआई प्लाज्मिड में टी डीएनए पाया जाता है, जो हमने देखा स्ट्रक्चर में। टी डीएनए में पाए जाने वाले जीन के कारण क्राउन गॉल डिजीज होता है। जैसे मैंने बताया कि टी डीएनए में ऑक्जिन साइटोकाइनिन के जीन पाए जाते हैं, जो एक्सप्रेस करके ऑक्जिन और साइटोकाइनिन को ज्यादा मात्रा में बनाते हैं, और ऑक्जिन और साइटोकाइनिन के ज्यादा मात्रा में बनने के कारण क्राउन गॉल डिजीज होता है। ठीक है, तो ये इनके प्रॉपर्टीज हुए। अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन के इस टीआई प्लाज्मिड के टी डीएनए का ट्रांसफर होता है, जिसके जगह में हम लोग जीन को जोड़ते हैं, फॉरेन जीन को। तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इस टीआई प्लाज्मिड में क्या क्या स्ट्रक्चर पाया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ टीआई प्लाज्मिड, अगर हम टीआई प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमें कौन कौन से रीजन देखने को मिलते हैं। देखिए, एक ऑक्जिन जीन देखने को मिलता है, साइटोकाइनिन और ओपाइन जीन। यहां से यहां तक ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, ये ओपाइन जीन है। और ओपाइन जीन के इधर राइट में राइट बॉर्डर और ऑक्जिन के लेफ्ट में लेफ्ट बॉर्डर देखने को मिलता है। इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं टी डीएनए रीजन, जो टीआई प्लाज्मिड में पाया जाता है। इस रीजन को हम लोग टी डीएनए रीजन बोलते हैं। इसका साइज होता है 24 केबी का, जिसमें ऑक्जिन, साइटोकाइनिन और ओपाइन जीन पाए जाते हैं। राइट में राइट बॉर्डर और लेफ्ट में लेफ्ट बॉर्डर होता है। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट रीजन ओपाइन कैटाबॉलिज्म रीजन पाया जाता है। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होता है। ये साइट तो जरूरी है, इसके बिना इस टीआई प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन कैसा होगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रीजन पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वायरुलेंस रीजन, जिसका साइज होता है 40 केबी का। और इसको हम लोग वीर बॉक्स भी बोलते हैं। ये यहां से यहां तक का रीजन कहलाता है वायरुलेंस रीजन। तो ये कुछ मेन रीजन है। इसके अलावा भी ढेर सारे अलग अलग रीजन पाए जाते हैं टीआई प्लाज्मिड में, पर हमारे काम के यही है। तो अभी चलिए देखते हैं पहले टी डीएनए का स्ट्रक्चर, फिर देखेंगे हम लोग इस वायरुलेंस रीजन का, वीर बॉक्स का स्ट्रक्चर। इस टीआई प्लाज्मिड में से इस टी डीएनए रीजन को यहां से और यहां से अगर हम कट करके निकाल दें तो हमें कैसा दिखाई देता है। टी डीएनए स्ट्रक्चर, इधर है लेफ्ट बॉर्डर, इधर है राइट बॉर्डर, इनके बीच में है ऑक्जिन जीन, साइटोकाइनिन जीन और ओपाइन जीन। राइट बॉर्डर की ओर ओपाइन जीन और लेफ्ट बॉर्डर की ओर ऑक्जिन जीन है, बीच में है साइटोकाइनिन जीन। तो जो ऑक्जिन जीन है इसका एक्सप्रेशन होगा तो ऑक्जिन का बायोसिंथेसिस होता है, और साइटोकाइनिन के एक्सप्रेशन होने से साइटोकाइनिन का बायोसिंथेसिस होता है। ओपाइन के एक्सप्रेशन होने से ओपाइन का बायोसिंथेसिस होता है, जैसे ऑक्टोपाइन, नोपेलिन, अर्गोपाइन, इन सब का। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है टी डीएनए का। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रीजन और है, उस रीजन का नाम है वायरुलेंस रीजन। इस रीजन को यदि हम यहां से काटें, यहां से, और इनका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। इस रीजन में, वायरुलेंस रीजन में, सारे के सारे इंपॉर्टेंट जीन पाए जाएंगे जो जीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। जीन ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए वायरुलेंस रीजन का स्ट्रक्चर देखना भी बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरुलेंस रीजन, जिसको हम लोग वीर बॉक्स भी कहते हैं, इसका साइज होता है 40 केबी का, 40 केबी। इस रीजन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, जरा हम देखते हैं। इस वीर बॉक्स रीजन में, वायरुलेंस रीजन में, हमें डिफरेंट टाइप के वीर जीन देखने को मिलते हैं। वीर जीन कहने का मतलब वायरुलेंस जीन। जैसे सबसे पहले वायरुलेंस ए जीन, फिर वायरुलेंस बी जीन, वीर सी जीन, वीर डी जीन, वीर ई जीन, वीर एफ जीन, वीर जी जीन, वीर एच जीन। इस तरीके से वीर ए से लेके वीर एच तक के जीन हमें देखने को यहाँ पे
मिल रहे हैं, जिसमें वीर ए जीन और वीर जी जीन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, जबकि बाकी सारे के सारे जीन इंड्यूसिबल हैं। ये आप लोगों को याद नहीं रखना है, आप लोगों को ये जो नीचे में वर्क लिखा हुआ है ये सारे याद रखने हैं। जैसा मैं बताते जा रहा हूँ सिर्फ वैसा याद रखिएगा। इनका वर्क, ये काम कैसे करते हैं, ये आगे डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीर बॉक्स रीजन में वीर ए जीन जो होता है वह रिसेप्टर फॉर एसिटोसिरिंगोन होता है। मतलब वीर ए जीन एक्सप्रेस करके एसिटोसिरिंगोन का रिसेप्टर बनाता है, एक ऐसा प्रोटीन बनाएगा जो एसिटोसिरिंगोन को सेंस कर सकता है, उसका रिसेप्टर होगा। वीर बी असेंबल इनटू टाइप फॉर सिक्रीशन सिस्टम। टाइप फॉर सिक्रीशन सिस्टम का असेंबली करता है वीर बी जीन। वीर बी जीन एक्सप्रेस होगा, कुछ ऐसे प्रोटीन बनेंगे जो कंजुगेशन ट्यूब बनाने का काम करेंगे, टी फॉर एसएस चैनल बनाएंगे। वीर सी जीन प्रमोट टी डीएनए सिंथेसिस एंड लोकलाइजेशन। वीर सी जीन जो होता है यह टी डीएनए के सिंथेसिस को प्रमोट करता है एंड उसके लोकलाइजेशन को प्रमोट करता है। वीर डी जीन एंडोन्यूक्लियज होता है जो कट करता है टी डीएनए को, और वो भी किधर से, राइट बॉर्डर साइड से, आरबी लिखा है ना, राइट बॉर्डर साइड से कट करता है। सिर्फ अभी आप इनको नोट करते चलिए, इनका पूरा का पूरा काम आगे डायग्राम में आप लोगों को समझ में आएगा, अभी यहां सिर्फ याद रखिए। वीर ई जीन सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो प्रोटेक्ट करता है 3 प्राइम एंड को, वीर ई जीन। वीर एफ जीन जो होता है यह यूबिक्विटिनाइलेशन करता है, किसको यूबिक्विटिनाइलेशन करेगा, वीर डी और वीर ई को। ये भी आप लोगों को समझ में आएगा, सिर्फ अभी यहां इतना याद रखिएगा कि कौन सा जीन क्या करता है। नेक्स्ट है वीर जी जीन रिस्पॉन्स रेगुलेटर है। और वीर एच जीन जो है वो अदर रोल करता है, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। ठीक है, तो ये इनके रोल हुए, आप लोगों को सिर्फ अभी इनके रोल को याद रखने हैं, यहां से आगे कैसे काम करते हैं ये समझ में आ जाएगा। अभी दिमाग में बहुत ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है, जैसे मैंने बताया सिर्फ वैसे याद रखने हैं। इसके बाद इनका काम मैंने यहां भी लिख दिया है, क्या फंक्शन करते हैं। जैसे वीर ए रिसेप्टर होता है जो एक्टिवेट होता है एसिटोसिरिंगोन से। वीर बी में भी वैरायटी होते हैं, वीर B1 से लेके B12 तक होते हैं, एंड वीर डी में भी वैरायटी होते हैं, वीर D4। तो वीर B1 से लेके B12 तक और वीर D4 ये असेंबल एंड फॉर्मेशन करते हैं T4SS चैनल का। क्या होता है T4SS चैनल, ये आगे हम लोग डायग्राम से अच्छे से देखेंगे, यहां से सिर्फ आप फंक्शन याद रखिए। वीर सी जीन प्रमोट करता है टी डीएनए सिंथेसिस को, टी स्ट्रैंड के सिंथेसिस को। वीर डी1 जो होता है यह टोपो आइसोमरेज होता है जो वीर D2 का हेल्प करता है। ठीक है, ये काम आप लोग याद रखने होंगे, आप लोगों को हर एक जीन के फंक्शन आप लोगों को याद रखने होंगे, इसमें कोई चॉइस नहीं है, इनको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं वीर D2 जो है यह एंडोन्यूक्लियज है जो कट करता है टीडीएनए को 5 प्राइम एंड की ओर। वीर ई2 जो है यह सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है जो प्रोटेक्ट करता है टीडीएनए को 3 प्राइम एंड को उसके। ठीक है, वीर ई1 जो है यह स्टेबलाइज करता है ई2 को, मतलब ई2 को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। वीर एफ जो है यह यूबिक्विटिनाइलेशन का काम करता है, किसके यूबिक्विटिनाइलेशन का, वीर डी और वीर ई के। ठीक है, वो भी प्लांट सेल में जाने के बाद, इतना याद रखिएगा। वीर जी जीन जो होता है यह रिस्पॉन्स रेगुलेटर का काम करता है, वीर जी जीन जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसे भी एक्ट करता है। ठीक है, तो ये अलग अलग वीर जीन है, वायरुलेंस जीन है जो वायरुलेंस रीजन में पाए जाते हैं, इस रीजन को हम लोग वीर बॉक्स भी कहते हैं। तो इनके ये अलग अलग फंक्शन है जो आप लोगों को याद रखने हैं। ये सारे फंक्शन जितने भी मैंने बताया, अभी हम लोग जब प्रोसेस देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देख लेते हैं हम लोग प्रोसेस कि किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन का। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे फॉरेन डीएनए ले लिए किसी एक प्लांट में से, जिनके डीएनए को हम लोग दूसरे प्लांट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसके डीएनए को ले लेते हैं। अब उसके डीएनए को ले लेने के बाद हम लोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से उसका
वेक्टर को निकाल लेते हैं, यानी टीआई प्लाज्मिड को निकाल लेते हैं। अब टीआई प्लाज्मिड को निकालने के बाद इसके जो टीआई प्लाज्मिड के टी डीएनए वाले रीजन थे, उस टी डीएनए वाले रीजन को हम लोग यहाँ से काट कर हटा देते हैं, और उस टी डीएनए वाले रीजन मतलब ए वाला जो रीजन था, यहाँ पे हम लोग अपना फॉरेन डीएनए को जोड़ देते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये काम करते हैं। इसके बाद देखो तो हम लोग यहाँ पे क्या प्रोसेस किए, ये है पूरा टी डीएनए रीजन, जिसमें से ऑक्सिन और साइटोकाइनिन वाले रीजन को हम लोग काट कर हटा देंगे। उसके जगह में हम लोग यहाँ पे फॉरेन जीन ऐड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ओपाइन को हटाएंगे, ओपाइन के जगह में कोई सिलेक्टेबल मार्कर यूज कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस पूरे टी डीएनए के जगह पर हम लोग क्या डाल देते हैं, फॉरेन जीन और सिलेक्टेबल मार्कर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए हैं, ये जो टी डीएनए है, टीआई प्लाज्मिड है, उसमें टी डीएनए के स्थान पर अपना फॉरेन डीएनए जोड़ दिए हैं। अब इतना करने के बाद हम लोग जो प्लांट है उस प्लांट में यहाँ पे वाउंड क्रिएट कर देंगे, मतलब घाव लगा देंगे, चोट लगा देंगे, जिससे प्लांट में से एसिटोसिरिंगोन सिग्नल निकलने लगता है। और एसिटोसिरिंगोन सिग्नल जब निकलेगा, यानी ये एक तरीके के फिनोलिक कंपाउंड होते हैं, ये जो निकलते हैं तो इनको बैक्टीरिया में एक रिसेप्टर होता है, जो रिसेप्टर वीर ए प्रोटीन का बना होता है, और यही रिसेप्टर इन सिग्नल को सेंस करेगा। और जैसे ही सेंस करेगा, आगे क्या प्रोसेस होता है देखते हैं। सेंस करने के साथ ही ये जो एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेसियंस है, ये प्लांट के नजदीक आ जाएगा। प्लांट के नजदीक आने के बाद यहाँ पे एक, थोड़ा जूम करते हैं, प्लांट के नजदीक आने के बाद यहाँ पे एक प्रोटीन होता है CHV प्रोटीन, जो इस प्लांट सेल के साथ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को यहाँ पे चिपकाने का काम करता है। क्या करेगा, प्लांट सेल के साथ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को चिपकाता है। ये वाउंडेड प्लांट सेल है, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है। अब क्या हुआ है, यहाँ पे ये जो वीर ए है, यहाँ पे सिग्नल रिसीव हुआ है। जैसे ही वीर ए में सिग्नल रिसीव होता है, वीर ए क्या करता है, खुद के ऊपर फॉस्फोरिलेशन करता है, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ता है। अब खुद के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा यहाँ पे, तो फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है वीर जी के ऊपर। तो यहाँ देखिए वीर जी के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप आ चुका है। जैसे ही वीर जी के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप आता है, वीर जी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसे एक्ट करता है, और वीर जी यहाँ से चला जाता है इस टीडीएनए के पास, यानी जहां पे हम लोग टीडीएनए के जगह में क्या जोड़ दिए हैं, फॉरेन डीएनए। अब यहाँ पे आ जाता है वीर जी जीन, और वीर जी जीन इसके 5 प्राइम एंड यानी कि राइट बॉर्डर साइड पर आता है। अगर हम लोग इसको यहाँ से काट कर अलग करके देखें, बार बार इस डायग्राम को कितना बनाएंगे, तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ से और यहाँ से काट कर इसको अलग दिखाया है। ठीक है, इधर है लेफ्ट बॉर्डर साइड, इधर है राइट बॉर्डर साइड। तो वीर जी जीन जो है आकर के इस राइट बॉर्डर साइड में ट्रांसक्रिप्शन को इंड्यूस करता है। ट्रांसक्रिप्शन को इंड्यूस करेगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पर वीर D1 और D2 जीन आ जाते हैं, वीर D1 और वीर D2। तो वीर D2 जो है यहाँ पे कट लगाता है एक स्ट्रैंड को, ये जो जीन है इसके 2 स्ट्रैंड है, तो एक स्ट्रैंड को कट लगाता है वीर D2, और वीर D2 को हेल्प करता है कौन, वीर D1। तो इस तरीके से यहाँ पे कट लगा। अब कट लगने के बाद वीर D2 जो है यहाँ पे इस तरीके से बाइंड हो जाता है 5 प्राइम एंड में। ये देखो एक स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड में एक किनारे पर वीर D2 बाइंड हो गया, कट भी लगाता है और बाइंड हो जाता है। क्योंकि कट लगाने के बाद ये वापस से जुड़ सकता है, या इधर की ओर एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी के थ्रू इस डीएनए को नष्ट किया जा सकता है। तो वीर D2 यहाँ पे बाइंड होके प्रोटेक्ट भी करता है 5 प्राइम एंड को, और वापस से जुड़ने से भी रोकता है। अब ये कट लगा देगा तो क्या होगा, कट जैसे ही लगाएगा वीर C आ जाता है। तो वीर C जो आता है, वो वीर C जो प्रोटीन है ये वीर C जीन से बना है, तो वीर C आ जाता है, और वीर C आकर यहां से तो ये कट लग गया, तो इधर से नया डीएनए का सिंथेसिस करना शुरू कर देता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बाहर में एक स्ट्रैंड है और अंदर में एक दूसरा स्ट्रैंड यहाँ पे बनना भी शुरू हो गया है। तो इस तरीके से न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस का काम कौन करता है, वीर C, और पुराने स्ट्रैंड को कट लगा देता है वीर D2। अब इस तरीके से जैसे जैसे नया स्ट्रैंड सिंथेसिस होने लगता है, पुराना स्ट्रैंड जो है इस तरीके से अलग होने लगता है, और एक समय बाद वीर C जो है यहाँ पे कंप्लीट कर देता है न्यू स्ट्रैंड के सिंथेसिस को। तो ये जो पुराना स्ट्रैंड है यहाँ से बिल्कुल अलग हो चुका है, और इस तरीके से
जो पुराना स्ट्रैंड है वो अलग हुआ है, उसके 5 प्राइम एंड की ओर वीर D2 बाइंड होता है और 3 प्राइम एंड की ओर वीर ई जीन से बना वीर ई प्रोटीन आकर बाइंड हो जाता है। तो वीर E2 प्रोटीन आकर यहाँ पे बाइंड होता है, जिसको स्टेबिलिटी देता है वीर E1। हमने देखा था पिछले फंक्शन में। तो आप लोग इतना भी याद रखोगे तो चलेगा, वीर ई जीन या वीर ई प्रोटीन जो है वह 3 प्राइम एंड में आकर बाइंड होता है और प्रोटेक्ट करता है टीडीएनए को कट होने से। अभी तो टीडीएनए के जगह में हमारा इंसर्ट किया गया फॉरेन डीएनए है ना, तो इसको प्रोटेक्ट करता है। और वीर D2 जो है वह 5 प्राइम एंड की ओर बाइंड होकर 5 प्राइम एंड को प्रोटेक्ट करता है। इतना काम हुआ। अब यहां से जो जीन हमें ट्रांसफर करना था वो जीन यहां से अलग हो चुका है, जिसको वीर D2 और वीर ई प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इसको ट्रांसफर करने के लिए रास्ता भी तो होना चाहिए। इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन और प्लांट सेल के बीच रास्ता भी होना चाहिए। तो इनके बीच रास्ता बनाने का काम कौन करता है? कंजुगेशन ट्यूब बनाने का काम कौन करता है? कंजुगेशन ट्यूब बनाने का काम करेंगे वीर B1 से लेकर B12 तक और वीर D2 जीन। ये क्या करते हैं, कंजुगेशन ट्यूब बनाने के लिए प्रोटीन बनाते हैं और इनके एक्सप्रेशन से जो प्रोटीन बनता है वो इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे और इस एग्रोबैक्टीरियम और प्लांट सेल के बीच एक ट्यूब क्रिएट कर देते हैं, ट्यूब बना देते हैं, जिसको हम लोग कंजुगेशन ट्यूब या T4SS चैनल भी कहते हैं। तो ये जो टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम है या कंजुगेशन ट्यूब है, इसी ट्यूब से होते हुए ये जो जीन है ये चला जाता है प्लांट सेल में। अब प्लांट सेल में ये जब चला जाता है तो इनको प्रोटेक्ट कर रहे वीर D2 और वीर ई भी प्लांट सेल में चले जाते हैं, क्योंकि ये इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस टीडीएनए को। अगर ये नहीं जाएंगे तो टीडीएनए को नष्ट कर देगा प्लांट सेल, इसीलिए वीर D2 भी चला जाता है और वीर ई भी चला जाता है। अब प्लांट सेल में वीर D2 और वीर ई के साथ टीडीएनए जो चला गया है, अभी तो फिलहाल हम लोग टीडीएनए के जगह में फॉरेन डीएनए को जोड़े हैं तो फॉरेन डीएनए जाएगा। ठीक है, नहीं तो नेचुरली प्रोसेस में क्या होता, यहाँ पे टीडीएनए जाता। तो जो टीडीएनए यहाँ पे चला गया है उस टीडीएनए के साथ यहाँ पे वीर D2 और वीर ई भी गए हैं। साथ में यहाँ से वीर एफ भी जाता है। और वीर एफ क्यों जाता है, देखो यहाँ पे वीर ई और वीर D2 जो है इस डीएनए का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये वीर D2 और वीर ई नहीं हटेंगे तब तक ये जो टीडीएनए है ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा सकता। तो जरूरी है कि यहाँ से वीर D2 को और वीर ई को हटाया जाए। तो उनको यूबिक्विटिनाइलेशन करने का काम, उनको डिग्रेड करने का काम कौन करता है? वीर एफ। इन वीर ई और वीर D2 को डिग्रेड करने के लिए प्लांट के पास कोई भी जीन नहीं होता या कोई भी प्रोटीन नहीं होता। इनको डिग्रेड करने के लिए प्रोटीन कहां से आता है? एग्रोबैक्टीरियम से ही आता है, जिसका नाम है वीर एफ। और ये जो वीर एफ प्रोटीन है ये वीर एफ जीन से बना होता है। तो ये वीर एफ प्रोटीन D2 और वीर ई को डिग्रेड कर देते हैं। जब D2 और वीर ई को डिग्रेड कर देंगे तो यहाँ पे ये टीडीएनए रिलीज हो जाता है। अभी तो टीडीएनए के स्थान पे क्या है? हमारा टारगेट डीएनए या फॉरेन डीएनए ना, जिसको हम लोग जोड़े थे। अब आगे क्या प्रोसेस होता है, देखिए ये जो टीडीएनए है ये क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है और न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद इस वाले रीजन में देख सकते हैं आप, जो रेड कलर से दिखाया गया है, ये जाकर जुड़ जाता है प्लांट के डीएनए के साथ और प्लांट के डीएनए के साथ जाकर जुड़ जाएगा। फिर जब प्लांट के डीएनए एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को, प्लांट के डीएनए का एक्सप्रेशन होगा तो उनके साथ साथ ये जो बैक्टीरिया से आया हुआ डीएनए है उसका भी एक्सप्रेशन होने लगता है। इस तरीके से टीडीएनए का ट्रांसफर हो जाता है प्लांट में। तो नेचुरली टीडीएनए होता तो टीडीएनए ट्रांसफर होते रहता है प्लांट में, लेकिन हम लोग टीडीएनए के स्थान पर किसको जोड़ दिए हैं? फॉरेन डीएनए को। तो टीडीएनए के जगह पे यहाँ पे फॉरेन डीएनए का ट्रांसफर होता है। लेकिन एग्रोबैक्टीरियम को क्या लगता है कि वो अपना टीडीएनए ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन होता क्या है, हमारा फॉरेन डीएनए ट्रांसफर होता है। तो इस तरीके से हम लोग फॉरेन जीन का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं प्लांट सेल में। ठीक है, आई होप ये प्रोसेस आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ। जब भी प्लांट सेल में चोट लगता है या घाव लगता है, वहां से कुछ फिनोलिक कंपाउंड रिलीज होते हैं जिनको एसिटोसिरिंगोन कहा जाता है। इनको सेंस करता है, इनका रिसेप्टर होता है बैक्टीरिया में वीर ए प्रोटीन। तो ये
सेंस करेगा एसिटोसिरिंगोन को और खुद ऑटोफॉस्फोरिलेट करेगा, फिर फॉस्फेट को ट्रांसफर करेगा वीर जी के पास। तो वीर जी जाकर यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के जैसे काम करेगा इस टीडीएनए के पास, और इसके राइट बॉर्डर साइड पर जाता है और वहां पे रिक्रूट करता है वीर D1 और D2 को। तो D2 जो है वहां पे जाके कट लगाता है, उसका हेल्प करता है D1। वीर D2 जैसे ही कट करता है 5 प्राइम एंड में और वह बाइंड भी हो जाता है 5 प्राइम एंड पर। जैसे ही वो कट करेगा वहां पे आ जाता है वीर सी, और वीर सी नया स्ट्रैंड सिंथेसिस करने लगता है। जैसे जैसे वीर सी नया स्ट्रैंड सिंथेसिस करते जाता है और कंप्लीटली नया स्ट्रैंड सिंथेसिस कर देता है, तब जो पुराना स्ट्रैंड होता है वह सेपरेट हो जाता है। और ऐसा सेपरेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि एक ही स्ट्रैंड को हम लोग प्लांट सेल में डालते हैं ना, दोनों स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम प्लांट सेल में नहीं भेजते, सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड को भेजते हैं। अब देखो यहाँ पे पुराना स्ट्रैंड अलग हो गया, उसमें जुड़ा हुआ है वीर D2, साथ में वीर ई भी आ जाता है 3 प्राइम एंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे इस डीएनए को प्लांट सेल में भेजना है तो रास्ता बनाना है। तो रास्ता बनाना, उस रास्ते को हम लोग बोलते हैं कंजुगेशन ट्यूब, और उसका काम करता है वीर B1 से लेकर B12 तक के जीन और वीर D2 जीन। ये जीन प्रोटीन बनाते हैं, इनके बनाए प्रोटीन T4SS चैनल का निर्माण करते हैं, जहां से ये जीन ट्रांसफर हो जाता है प्लांट सेल में। प्लांट सेल में ट्रांसफर होगा तो प्लांट सेल में वीर ई जो प्रोटेक्ट कर रहा है 3 प्राइम एंड को, वीर डी जो प्रोटेक्ट कर रहा है 5 प्राइम एंड को, ये भी साथ में चले जाते हैं। नहीं तो प्लांट सेल में डिग्रेड कर दिया जाएगा अगर ये नहीं जाएंगे तो टीडीएनए को, ठीक है। तो ये भी चले जाते हैं, पर इनको भी डिग्रेड करना जरूरी होता है, तभी तो जो टीडीएनए है वह न्यूक्लियस के अंदर जा सकता है। तो इनको डिग्रेड करने के लिए भी प्रोटीन एग्रोबैक्टीरियम से ही जाता है। उस प्रोटीन का नाम है वीर एफ। ये वीर एफ वीर ई और वीर डी को डिग्रेड कर देता है, जिससे यहाँ पे फ्री हो जाता है टीडीएनए, और ये टीडीएनए न्यूक्लियस के अंदर जाकर प्लांट सेल के डीएनए के साथ जुड़ जाता है। इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे टीडीएनए हमने बार बार कहा, तो टीडीएनए के जगह में हम लोग क्या जोड़ देते हैं यहाँ पे? फॉरेन डीएनए को, हमारा टारगेट डीएनए को। तो यहाँ से क्या हो जाता है? टीडीएनए के जगह में हमारा फॉरेन डीएनए का ट्रांसफर होता है प्लांट सेल में। इस तरीके से मेथड अपनाया जाता है, तो इसको कहा जाता है एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से हमारा टॉपिक समाप्त हो जाता है एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन का। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे एग्जाम्स के लिए। अगर आप लोगों को एक बार में समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से देखिए, पर ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के चांसेस भी ज्यादा हैं इसके। आज हमने कंप्लीट कर लिया मेथड फॉर द प्लांट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। मैं इन सारे मेथड को एक ही वीडियो में वन शॉट प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, वो भी आप देख सकते हैं। हाँ, पर जितने लोग भी हमारे चैनल में नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं, उन सबसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।